हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर के थर्ड सेशन के बारे में। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा जेनेटिक डीएनए इस जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने के लिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, और फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कौन से बैक्टीरियम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये आपको याद रखना है, मैंने आपको बोला था 10 टाइम्स लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पर उन्होंने हमको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। तो अब देखो, आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं। हमने लास्ट सेशन में क्या बात की थी कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, हमारे जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या बताया था हमको कि जो आर स्ट्रेन होता है वो हार्मलेस स्ट्रेन होता है, और जो एस स्ट्रेन होता है वो कैसा होता है? एस स्ट्रेन इज़ हार्मफुल स्ट्रेन। मतलब एस स्ट्रेन अगर किसी की बॉडी में चला जाए तो उसके वजह से उसकी डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ निमोनिया। ओके, तो डेड हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हमने क्या किया था, हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन को मिक्स किया। तो दोनों के मिक्सचर के वजह से फ्रेडरिक ग्रिफिथ को क्या देखने को मिला कि ये जो आर स्ट्रेन है, ये जो रफ बैक्टीरियम था, ये स्मूथ बैक्टीरियम में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं हीट किल्ड एस स्ट्रेन का कोई ना कोई मटेरियल आर स्ट्रेन के साथ मिक्स हो गया होगा, जिसको फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या नाम दिया इसको? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R strain into S strain due to transfer of some genetic material from heat killed S strain to R strain is known as transforming principle। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इसको क्या नाम दिया था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं हमारे आज के सेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। बहुत सारे लोग फ्रेडरिक ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट को देखकर क्यूरियस हो गए थे, मतलब एक्साइटेड हो गए थे कि आखिर ऐसा क्या है एस स्ट्रेन में जिसके वजह से आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो रहा है, और जबकि एस स्ट्रेन तो डेड है, मतलब एस स्ट्रेन जिंदा भी नहीं है, फिर भी आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में। सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्वर्जन, फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन? ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस टॉपिक था, जिसके वजह से साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि अब हम भी इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेंगे। तो इन 1944, मतलब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जब एक्सपेरिमेंट किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स के बाद वापस से इस टॉपिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। सो इन 1944, आफ्टर सम 10 ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यूएस माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स, ये जो साइंटिस्ट थे जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पर आगे पढ़ाई कर रहे थे, वो कहाँ से थे? वो यूएस से थे, एंड देवर माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब ऐसे साइंटिस्ट जो स्मॉल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिख सकते हैं। तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट मिलकर इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। पहले साइंटिस्ट थे ऑसवाल्ड टी एवरी, दूसरे साइंटिस्ट थे कॉलिन एम मैक्लॉयड, और तीसरे साइंटिस्ट थे मैकलिन मैकार्टी। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम है एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लॉयड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये तीनों के तीनों रॉकफेलर यूनिवर्सिटी से थे इन न्यूयॉर्क। They first evidence to prove the DNA is a genetic material that is transforming principle through the experiments। मतलब ये तीनों ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूव किया कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है। They were the first scientist to prove that DNA is the genetic material। ओके, मतलब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जिसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया वो एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है, और इसको प्रूव किया एवरी, मैकार्टी और मैक्लियॉयड ने। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट को भी बहुत सारे साइंटिस्ट बिलीव नहीं कर रहे थे, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो देखो इन्होंने कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? दे प्यूरिफाइड डीएनए, RNA, protein and other materials from cell-free extract of S cells strain and mixed with heat-killed S strain and R cells separately to confirm which one could transform living R cells into S cells। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है हमको कि हमारे ये जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, इन्होंने क्या किया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन, देखो मैं इधर तुमको लिख के बता रही हूँ, हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो है, इसमें से हमारे साइंटिस्ट ने अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट करके निकाले। क्या क्या इन्होंने सेपरेट किया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से पहले तो इन्होंने प्रोटीन्स को सेपरेट किया, फिर इन्होंने इसमें से डीएनए सेपरेट करके निकाला और आरएनए भी सेपरेट करके निकाला, और भी जो अदर मटेरियल्स प्रेजेंट थे उन अदर मटेरियल्स को भी हमारे साइंटिस्ट ने सेपरेट किया। कौन से साइंटिस्ट ने? एवरी, मैक्लियॉयड एंड मैकार्टी साइंटिस्ट, तीनों ने मिलकर हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से ये प्रोडक्ट सेपरेट करके
निकाले। अब उन्होंने ये सारे प्रोडक्ट्स एक एक करके आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करना स्टार्ट किया। क्या किया उन्होंने, इन सारे प्रोडक्ट्स को एक एक करके आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करना स्टार्ट किया और फिर इस मिक्सचर को, ये देखो इन्होंने इसको आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और फिर इस मिक्सचर को उन्होंने, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को उन्होंने माउस में इंजेक्ट किया। किस में इंजेक्ट किया, माइस में इंजेक्ट किया। इन सारे कॉम्बिनेशन को उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया और फाइनली उनको क्या देखने को मिला कि इसमें से कौन सा वाला स्ट्रेन है जिसके वजह से माइस में निमोनिया हुआ। ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने आर स्ट्रेन के साथ एस स्ट्रेन का प्रोटीन मिक्स किया, तो इसमें माइस की डेथ नहीं हुई, इसमें माइस वॉज अलाइव, मतलब माइस को निमोनिया नहीं हुआ। माइस को क्या नहीं हुआ, निमोनिया नहीं हुआ। सेकेंड केस में उनको क्या देखने को मिला कि जो उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से डीएनए सेपरेट किया था, उस डीएनए को जब उन्होंने लिविंग आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और फिर उस मिक्सचर को जब उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई। कैसे माइस मर गया, क्योंकि उसके अंदर क्या देखने को मिला, निमोनिया देखने को मिला। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जब इस डेड माइस का ब्लड सैंपल निकाला गया तो इस डेड माइस के ब्लड सैंपल में से हमको क्या देखने को मिले, बहुत सारे लिविंग टाइप एस स्ट्रेन्स देखने को मिले। तो इसका मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से हमने जो प्रोटीन अलग करके निकाली थी उसका कुछ असर नहीं हुआ माइस पर, ठीक है। हमने आरएनए जो अलग किया था हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से, इसका भी माइस पर कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि माइस वॉज अलाइव आफ्टर दिस ऑल्सो, मतलब यहाँ पर भी निमोनिया नहीं हुआ, यहाँ पर भी क्या नहीं हुआ, यहाँ पर भी निमोनिया देखने को नहीं मिला और इस कंडीशन में भी देयर वॉज नो निमोनिया। तो माइस एक ही सिचुएशन में मर रहा है। कौन सी सिचुएशन में मर रहा है, जब आप हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर रहे हो, मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन के डीएनए को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर रहे हो, तो आपका ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जा रहा है और जिसके वजह से माइस के अंदर निमोनिया हो रहा है और जिसके वजह से माइस की डेथ हो रही है। तो इसका मतलब ना तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, ना आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और ना कोई और सब्सटेंस जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या प्रूव हुआ, दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि साइंटिस्ट ने साफ साफ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करके हमको बताया। उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया और अलग अलग प्रोडक्ट्स को उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरियम के साथ मिक्स किया और फिर उन्होंने चेक किया, मतलब एस स्ट्रेन के डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सबको उन्होंने अलग अलग किया और तीनों को उन्होंने अलग अलग आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और तीनों केसेस में, मतलब ये तीन अलग अलग ट्यूब्स में, ये ट्यूब नंबर 3, ये ट्यूब नंबर 1, ये ट्यूब नंबर 2 और ये ट्यूब नंबर 1, ऐसे तीन अलग अलग ट्यूब्स में उन्होंने आर स्ट्रेन के साथ इन प्रोडक्ट्स को मिक्स किया और उनको रिजल्ट क्या देखने को मिला कि एक ही सिचुएशन में माइस मर रहा है। कब मर रहा है माइस, जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन का डीएनए, कौन सा डीएनए, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन के साथ मिक्स हो रहा है, तो ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जा रहा है एंड ओनली दिस इज कॉजिंग द डेथ ऑफ द माइस। सो आप बोल सकते हो कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करने की, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में क्या फ़र्क है। आर स्ट्रेन के बाहर कोई कैप्सूल की लेयर नहीं है, इसीलिए ये डेंजरस नहीं है। एस स्ट्रेन के बाहर एक कैप्सूल की लेयर है जो हमारे WBC सेल्स से इसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि WBC सेल इस कैप्सूल को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से ये निमोनिया जो है ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, मतलब ये बैक्टीरियम पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और निमोनिया कॉज करता है। और आर स्ट्रेन को WBC आसानी से डिटेक्ट करके इसको किल कर देते हैं, तो आर स्ट्रेन हमको बीमार नहीं कर पाता है, लेकिन एस स्ट्रेन के पास ये कैप्सूल होने के वजह से एस स्ट्रेन हमको बीमार कर देता है। तो एस स्ट्रेन, ये जो कैप्सूल बनाने की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। तो जब आप किसी भी एस स्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करोगे तो आपका आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आर स्ट्रेन के बाहर भी क्या फॉर्म हो जाएगा, एक कैप्सूल का लेयर फॉर्म हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होने लगेगा, निमोनिया होकर पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर वही बताया गया, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन देने का रीज़न ही यही है। तो देखो इधर पे क्या बोला गया, दे प्यूरिफाइड डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड दे मिक्सड इट सेपरेटली, मतलब उन्होंने प्रोटीन को अलग से मिक्स किया, डीएनए को अलग से मिक्स किया, आरएनए को अलग से मिक्स किया आर स्ट्रेन्स के साथ, टू कन्फर्म विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लिविंग आर सेल्स इनटू एस सेल्स। मतलब इनको कन्फर्म क्या करना था कि कौन से जेनेटिक मटेरियल के वजह से आर सेल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एस सेल, ठीक है। सो इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, ओनली डीएनए
कौन से मटेरियल के वजह से आर स्ट्रेन वॉज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड? ओनली डीएनए वॉज एबल टू ट्रांसफॉर्म हार्मलेस आर स्ट्रेन इनटू डेडली एस स्ट्रेन। तो हमने अभी देखा ना एक्सपेरिमेंट कि सिर्फ डीएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन का कैप्सूल बनाने की, जो हमारे आर स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट कर रही है? आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर रही है एस स्ट्रेन में। सो दिस इज नोन एज द एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्ड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बट अब भी बहुत सारे साइंटिस्ट कन्विंस्ड नहीं थे। ओके, देखो इधर पे और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है एवरी, मैकार्टी और मैक्लॉयड के एक्सपेरिमेंट के बारे में। इन्होंने क्या किया, ये जो इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मतलब ये देखो, ये आपका आर स्ट्रेन है और ये आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन है। ऐसे इमेजिन करो कि ऐसे दो ट्यूब्स है, ठीक है, ऐसे दो ट्यूब्स है, दिस इज ट्यूब नंबर 1 एंड दिस इज ट्यूब नंबर 2। अब आपको यहाँ पर इमेजिन क्या करना है, इसमें R प्लस एस और इसमें भी R प्लस एस, दोनों स्ट्रेन्स हैं, मतलब इसमें भी R स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन है और इसमें भी R स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन है। अब आपको इमेजिन क्या करना है, एक ट्यूब में मैंने प्रोटीएज एंजाइम डाला। कौन सा एंजाइम डाला मैंने? प्रोटीएज एंजाइम डाला। एक ट्यूब में मैंने डीएनएज एंजाइम डाला। कौन सा एंजाइम डाला? डीएनएज एंजाइम डाला। और ऐसा इमेजिन करो कि और एक थर्ड ट्यूब है आपके पास, और इस ट्यूब में भी आर और एस दोनों सेम स्ट्रेन्स है, जो इसमें है वही इसमें भी है, बस ये इसमें मैंने और एक कौन सा एंजाइम डाला है, इसमें मैंने एंजाइम डाला आरएनएज। कौन सा एंजाइम डाला इसमें मैंने? आरएनएज एंजाइम डाला। देखो मैंने तीन अलग अलग कौन से एंजाइम लिए। प्रोटीएज एंजाइम विल ब्रेक डाउन प्रोटीन, डीएनएज एंजाइम विल ब्रेक डाउन डीएनए एंड आरएनएज एंजाइम विल ब्रेक डाउन आरएनए। मतलब एवरी मैकार्टी मैक्लॉयड अपने ही एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरीके से प्रूव कर रहे हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो देखो इधर पे क्या देखने को मिल रहा है हमको कि जब हम आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को मिक्स करते हैं और उसमें प्रोटीएज एंजाइम डालते हैं, तो इसके अंदर जो भी प्रोटीन होगी वो मर जाएगी और बचा कुचा जो मटेरियल होगा उसको हम माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे। किसके अंदर इंजेक्ट करेंगे? माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे। तो प्रोटीएज वाले ट्यूब में से जो इंजेक्शन हमने माउस में दिया, उस माउस से हमको क्या देखने को मिला कि वो माउस मर गया। ठीक है, मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो प्रोटीएज उसको ब्रेक कर देता, तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में और माउस नहीं मरता। समझ में आ रही है? देखो सिंपल सी बात है, याद रखो, अगर आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ तो माउस मरेगा, अगर आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो माउस नहीं मरेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि माउस मर गया। तो माउस कब मरता है? व्हेन योर आर स्ट्रेन इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन। ठीक है, तो मतलब प्रोटीन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन को तो हम ब्रेक कर चुके ना प्रोटीएज एंजाइम से। तो ट्यूब 1 में आपका माउस मर गया। अब ट्यूब 2 का देखो, ट्यूब 2 में हमने क्या देखा, इसमें भी हमने सेम सब्सटेंस मिक्स किया है, आर स्ट्रेन मिक्स किया है, ये आर स्ट्रेन और ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन है। बस इस ट्यूब में हमने कौन सी एंजाइम डाली है? डीएनएज एंजाइम डाली है। डीएनएज एंजाइम से क्या होगा, आपके दोनों भी बैक्टीरियम के अंदर का जो डीएनए होगा वो मर जाएगा, डीएनए को ही ब्रेक कर देंगे। तो जब इस सब्सटेंस को हमने माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो हमने क्या देखा कि माउस नहीं मरा, माउस वॉज अलाइव। और माउस जिंदा कब रहता है? जब आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होता है। एस स्ट्रेन होगा तो माउस मरेगा, आर स्ट्रेन होगा तो माउस नहीं मरेगा। तो डीएनएज एंजाइम के वजह से डीएनए किल हो गया, और डीएनए किल हो गया तो माउस नहीं मरा। इसका मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में प्रेजेंट थी? डीएनए में प्रेजेंट थी। और एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने कंफर्म करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, थर्ड ट्यूब में सेम आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन लिया और उन्होंने उसमें आरएनएज एंजाइम डाला। आरएनएज एंजाइम किसको ब्रेक करता है? आरएनए को ब्रेक करता है। तो ये आरएनए ब्रेक होने के बाद जब इन्होंने ये सोल्यूशन माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो उनको क्या देखने को मिला कि इधर पे भी माउस मर रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, माउस मर रहा है। तो इसका मतलब आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है और प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किस में है? डीएनए में है, क्योंकि डीएनएज एंजाइम की वजह से डीएनए मर गया, और डीएनए मर गया तो अब कुछ बचा ही नहीं ना आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करने के लिए। तो माउस को निमोनिया होगा ही नहीं, माउस को निमोनिया नहीं होगा तो माउस मरेगा नहीं। इसीलिए इस सिचुएशन में हमको माउस जिंदा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया गया हमको कि इन्होंने एंजाइम्स की मदद से भी, एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने एंजाइम्स की मदद से भी अलग अलग चीजें प्रूव की। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम मतलब क्या होता है? ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन पे एक्ट करता है, उसको बोलते हैं प्रोटीएज।
जो एंजाइम आरएनए को डाइजेस्ट करेगा उसको बोलेंगे आरएनएज, डाइजेस्ट करना मतलब ब्रेक करना, और जो एंजाइम डीएनए को ब्रेक करेगा उसको बोलेंगे डीएनएज। देखो यहाँ पर दिया गया है, जो एंजाइम डीएनए को ब्रेक करेगा उसको बोलेंगे डीएनएज। सो इन्होंने क्या बोला हमको इधर पे कि ये जो अलग अलग एंजाइम्स है, प्रोटीएज, आरएनएज, इनसे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ असर नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में माइस की डेथ हो रही है। नीचे देखो डायग्राम में, दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रही है, प्रोटीएज वाले केस में भी माउस मर रहा है और आरएनएज वाले केस में भी माउस मर रहा है। मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए के वजह से हो रहा है। समझ में आ रही है बात? So they did not affect transformation and so the transforming substance was neither a protein nor DNA। और इसीलिए ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को, मतलब प्रोटीन भी ट्रांसफॉर्मिंग पार्टिकल नहीं है और आरएनए भी ट्रांसफॉर्मिंग पार्टिकल नहीं है। बट व्हेन डीएनए वाज डाइजेस्टेड विद डीएनएज एंजाइम इट डिड इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हमने अपने डीएनएज एंजाइम डाला तो ये डीएनएज एंजाइम ने क्या किया होगा, इन दोनों के डीएनए को ब्रेक कर दिया होगा। दोनों का डीएनए ब्रेक हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो माउस के अंदर निमोनिया नहीं हुआ, निमोनिया नहीं हुआ, इसके वजह से माउस जिंदा बच गया। सो इसका मतलब डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल। सो दीज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड दैट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए बट ऑल बायोलॉजिस्ट्स वर नॉट कन्विंस्ड। देखो, सारे साइंटिस्ट को कन्विंस करना इतना आसान नहीं होता है, तो अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट को इस एक्सपेरिमेंट पर भी डाउट था। फाइनली दूसरे साइंटिस्ट आए, दूसरी टीम आई, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, और इन्होंने प्रूव किया इन 1952 दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट प्रोटीन्स बाय यूजिंग बैक्टीरियोफाजेस। तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में, जहाँ पर हमारे इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या यूज़ किया है, बैक्टीरियोफाजेस यूज़ किया। आपको ये सेशन समझ में आया है? पक्का? ऑल राइट। तो अब हम बात करेंगे हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में। हर्शी, अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज, ये दो जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1950s के टाइम पर हमको प्रूव करके बताया कि एवरी मैकार्टी मैक्लॉयड ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो करेक्ट है। मतलब एवरी मैकार्टी मैक्लॉयड ने हमको क्या बताया कि डीएनए के वजह से ही आपका जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है। मतलब डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, जिसके वजह से एक ऑर्गेनिज्म से इन्फॉर्मेशन दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट उनके इस एक्सपेरिमेंट से कन्विंस नहीं थे, उनको यकीन नहीं था। तो अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने ये चीज़ बोली कि हम आपको कंफर्म करके दिखाएंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो हर्शी और चेज किसके साथ एक्सपेरिमेंट करते थे? हर्शी और चेज बेसिकली दे वर्कड विथ वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। मतलब ये ऐसे वायरस के साथ अपना एक्सपेरिमेंट करते थे जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। देखो, बैक्टीरियोफाज, फाज मतलब क्या होता है? वायरस। और ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। बैक्टीरिया अपने आप में खुद ही एक बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ होता है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही ले लो, वो एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से निमोनिया होता है। तो बैक्टीरिया अपने आप में ही डेंजरस है, और बैक्टीरिया के ऊपर जो वायरस अटैक करता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। क्या बोलते हैं उसको हम? बैक्टीरियोफाज। तो इधर पे हमको क्या बताया गया है? दैट हर्शी एंड चेज दे वर वर्किंग विथ वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरियोफाजेस। तो ये साइंटिस्ट दो अलग अलग मतलब ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट मिलकर एक ऐसे वायरस के ऊपर काम कर रहे थे जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और उस वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेस, विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। देखो, ये बैक्टीरियोफाज जो होता है, ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरियोफाजेस जो होते हैं, इनके पास मेजरली दो ही कंपोनेंट होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स। इनके पास कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं? मतलब या तो इनके पास डीएनए या आरएनए होता है और प्रोटीन, बस इनके पास और कुछ नहीं होता है। तो इन्होंने ऐसा बैक्टीरियोफाज लिया जिनके पास डीएनए था और प्रोटीन था। तो अब इनको कैसा हो गया कि एक्सपेरिमेंट को प्रूव करना थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि इनको सिर्फ दो ही चीज़ों के साथ डील करना था, या तो डीएनए के साथ या तो प्रोटीन के साथ। यहाँ पे बाकी दूसरा कोई कंपोनेंट आया ही नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, दे वर वर्किंग विद बैक्टीरियोफाजेस विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। दे यूज्ड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 in the medium for some viruses and radioactive sulfur S35 for some others। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियोफाजेस लिए। क्या लिया इन्होंने? इन्होंने बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियोफाजेस लिए,
और कुछ बैक्टीरियोफाजेस को, मतलब इन्होंने बहुत सारे बैक्टीरियोफाजेस लिए, कुछ बैक्टीरियोफाजेस को उन्होंने एक प्लेट में ग्रो किया और दूसरे बैक्टीरियोफाजेस को दूसरे प्लेट में ग्रो किया। मैं जब ये प्लेट की बात कर रही हूँ तो दिस इज नथिंग बट न्यूट्रिएंट अगार मीडियम, मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट मीडियम है जिससे हम वायरस को ग्रो कर सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए अलग टाइप का न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, ठीक है। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो प्लेट नंबर 1 है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स उन्होंने ऐड किए हैं उसमें उन्होंने फॉस्फोरस भी ऐड किया था, क्योंकि डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए इज मेड अप ऑफ व्हाट, डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर, हमारा जो डीएनए होता है उसमें एक 5 कार्बन की शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है और फॉस्फोरिक एसिड होती है। तो हमारे डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक ऐसा न्यूट्रिएंट मीडियम लिया जिसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला। कौन सा फॉस्फोरस डाला, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ताकि इसके अंदर जो भी बैक्टीरियोफाजेस ग्रो होंगे उनमें कौन सा डीएनए जाएगा, ये वाला फॉस्फोरस जाएगा। मतलब उनके डीएनए में कौन सा फॉस्फोरस देखने को मिलेगा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। देखो रेडियो एक्टिव मटेरियल अंधेरे में चमकता है, बस इसीलिए, मतलब ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं वो अंधेरे में बहुत अच्छे से चमक कर दिखते हैं, ग्लो होकर दिखते हैं। बाकी के सेल्स के कंपैरिजन में रेडियो एक्टिव मटेरियल आसानी से आइडेंटिफिकेबल होते हैं, आइडेंटिफाइंग होते हैं, तो उस वजह से रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज़ करते हैं हम। तो हमारे हर्षी चेज ने क्या किया, उन्होंने एक न्यूट्रिएंट मीडियम में फॉस्फोरस डाला और उसमें कुछ बैक्टीरियोफाजेस ग्रो किए, और दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में उन्होंने सल्फर डाला और उसमें कुछ बैक्टीरियोफाजेस ग्रो किए। तो ये जो सल्फर था ये भी रेडियो एक्टिव था। यहाँ पर देखो ये कौन सा आइसोटोप था, S35, मतलब दिस वाज आल्सो रेडियो एक्टिव सल्फर एंड दिस वाज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो इसमें जो बैक्टीरियोफाज ग्रो होंगे उनके पास रेडियो एक्टिव सल्फर होगा और इसमें जो बैक्टीरियोफाज होंगे उनके पास रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होगा। तो यहाँ पर देखो बताया गया है, ये रेड कलर का मतलब सल्फर और यहाँ पर ये ब्लैक कलर का मतलब फॉस्फोरस। देखो इधर पे क्या बोला गया है, बैक्टीरियोफाज, ये दोनों भी बैक्टीरियोफाजेस हैं। जो बैक्टीरियोफाज का आउटर लेयर होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, और सल्फर किस में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। तो सल्फर को कौन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटीन एक्सेप्ट करेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। लेट मी जस्ट क्लियर द स्लाइड वंस। देखो इधर पे क्या बोल रही हूँ मैं, आपका जो बैक्टीरियोफाज होता है, इस बैक्टीरियोफाज का आउटर लेयर किससे बना हुआ होता है, बैक्टीरियोफाज का आउटर लेयर प्रोटीन से बना हुआ होता है, और प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। तो रेडियो एक्टिव सल्फर कौन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटीन एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए बैक्टीरियोफाज का बाहर का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, रेडियो एक्टिव दिखाई दे रहा है। और जो दूसरी प्लेट में बैक्टीरियोफाजेस ग्रो हो रहे थे उसमें से रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरियोफाजेस में रेडियो एक्टिव सल्फर, ये मतलब दो अलग अलग प्लेट्स ली थी ना हमने, जिनमें हमने रेडियो एक्टिव सल्फर डाला था उनका आउटर लेयर रेडियो एक्टिव दिखेगा, और जिनमें हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला था उनका सिर्फ डीएनए रेडियो एक्टिव दिखेगा और बाहर की लेयर उनकी नॉर्मल दिखाई देगी, क्योंकि इस प्लेट में रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं था। तो यहाँ पर सिर्फ डीएनए चमकेगा और यहाँ पर सिर्फ आउटर लेयर चमकेगी, क्योंकि इस वाली प्लेट में रेडियो एक्टिव सल्फर था और इस वाली प्लेट में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। समझ में आया इतना। अब देखो आगे क्या बताया गया है हमको, आगे क्या बताया गया है। So they used radioactive phosphorus in the medium for some viruses and radioactive sulfur for some other viruses. दो अलग अलग viruses उन्होंने grow किए। So this is from plate number 2 and this is from plate number 1. जिसमें उन्होंने phosphorus डाला था उसका DNA radioactive हो गया, जिसमें उन्होंने sulfur डाला था उस बैक्टीरियोफाज में पूरा बॉडी रेडियोएक्टिव हो गया। ओके, सो दे ग्रीव सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन्ड रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर्स ऑन मीडियम दैट कंटेन्ड रेडियोएक्टिव सल्फर। तो इन्होंने क्या किया, जो अलग अलग प्लेट्स इन्होंने ली थी, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट मीडियम उन्होंने लिए थे, तो इन्होंने उन अलग अलग मीडियम में अलग अलग वायरसेस ग्रो किए। मतलब सेम स्ट्रेन के बस दो अलग अलग मीडियम में वायरसेस, मतलब कुछ वायरसेस को सल्फर वाली प्लेट में ग्रो किया और कुछ वायरसेस को फॉस्फोरस वाली प्लेट में ग्रो किया। अब आगे देखो क्या बताया गया है। जो वायरस रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ग्रो हुए, वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियोएक्टिव डीएनए। जो वायरसेस रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस की प्लेट में ग्रो हुए उनमें हमको क्या देखने को मिला, उनके डीएनए में रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस देखने को मिला। एंड so see the viruses that were grown in the presence of radioactive phosphorus, they contained radioactive DNA but not radioactive protein because DNA contains phosphorus but proteins do not। मैंने आपको पहले ही बोला DNA में क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है और सल्फर एब्सेंट है। सल्फर क्या है, एब्सेंट है। और प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन्स में सल्फर प्रेजेंट होता है बट फॉस्फोरस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो जो डीएनए वाला पार्ट है वो सिर्फ फॉस्फोरस एक्सेप्ट करेगा और जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो सिर्फ सल्फर एक्सेप्ट करेगा।
तो डीएनए बैक्टीरियोफाज के अंदर होता है, इसीलिए डीएनए यहाँ पे फॉस्फोरस दिखाई दे रहा है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दिखाई दे रहा है। और प्रोटीन बैक्टीरियोफाज के बाहर होता है, इसीलिए बाहर रेडियो एक्टिव मटेरियल दिखाई दे रहा है। तो जो डीएनए फॉस्फोरस वाली प्लेट में ग्रो किए गए थे उनका डीएनए रेडियो एक्टिव था, और जो डीएनए सल्फर वाली प्लेट में ग्रो किए गए थे सिमिलरली, सॉरी, जो बैक्टीरियोफाज, सो सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर contained radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur। ऑब्वियस सी बात है, फॉस्फोरस डीएनए में प्रेजेंट है तो डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट है तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगी, ठीक है। ओके, तो ऐसे हमको दो अलग अलग बैक्टीरियोफाजेस देखने को मिले, एक में डीएनए रेडियो एक्टिव था और एक में प्रोटीन रेडियो एक्टिव थी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमको क्या बताया गया है। हाँ, तो देखो इधर पहले एक्सपेरिमेंट देख लो। इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या बताया गया है, जब आपने इन बैक्टीरियोफाजेस को ई कोलाई बैक्टीरियम के अंदर डाला, किसके अंदर डाला, ये आपके ई कोलाई बैक्टीरियम है। कौन से बैक्टीरियम है ये, ई कोलाई। ई कोलाई एक्ट एज ए वेरी गुड होस्ट, मतलब ये बैक्टीरियम आसानी से इन्फेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम इन बैक्टीरियोफाजेस को इस ई कोलाई बैक्टीरियम के अंदर डाल रहे हैं। तो ये बैक्टीरियोफाज क्या करेंगे, ये अपना डीएनए इस बैक्टीरिया में डाल देंगे। क्या करेंगे, ये अपना डीएनए इस बैक्टीरिया में डाल रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, इधर पे अच्छे से देखो, हमने ये बैक्टीरियोफाज यहाँ पे छोड़ दिया और ये वाला बैक्टीरियोफाज यहाँ पर छोड़ दिया। तो हमको क्या देखने को मिला कि ये जो बैक्टीरियोफाज है ये अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल रहा है और ये वाला बैक्टीरियोफाज भी अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल रहा है। अब बैक्टीरिया का खुद का पहले से ओरिजिनल डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन बैक्टीरियोफाज की यही खासियत है, वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को डिस्ट्रॉय करके अपना डीएनए मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का खुद का डीएनए चला गया और अब यहाँ पर बैक्टीरियोफाज का ही डीएनए मल्टीप्लाई हो रहा है। बैक्टीरिया का खुद का डीएनए यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बैक्टीरियोफाज का यही काम है, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म का डीएनए डिस्ट्रॉय करके अपना डीएनए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो इधर पे देखो, इधर पे आपको बार बार रेडियो एक्टिव डीएनए दिखाई दे रहा है और इधर पे आपको नॉर्मल डीएनए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी क्या आपको प्रोटीन का पार्ट दिखाई दे रहा है, देखो प्रोटीन का पार्ट पीछे ही छूट गया। इस वाले बैक्टीरियोफाज में सिर्फ आउटर लेयर में रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था, लेकिन जब बैक्टीरिया के अंदर डीएनए आया तो अब बैक्टीरिया के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिव वाला पार्ट तो वापस बाहर चला गया। बैक्टीरिया के अंदर क्या आता है, बैक्टीरियोफाज जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो सिर्फ अपना डीएनए अंदर छोड़ता है, ठीक है। तो ये जो नंबर 1 बैक्टीरियोफाज है इसका डीएनए नॉर्मल था, ये जो नंबर 2 डीएनए बैक्टीरियोफाज है इसका डीएनए रेडियो एक्टिव था। तो इसका रेडियो एक्टिव डीएनए आपको आगे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका नॉर्मल डीएनए आगे ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि इस वाले बैक्टीरियोफाज का डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं हुआ था। ये जो पिंक वाला बैक्टीरियोफाज है इसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था, इसका सिर्फ बाहर का बॉडी रेडियो एक्टिव था। तो फाइनली जब हमने इस बैक्टीरिया को स्टडी किया, इन दोनों अलग अलग बैक्टीरिया को स्टडी किया, तो हमको क्या देखने को मिला कि इस बैक्टीरिया में सल्फर प्रेजेंट ही नहीं है, नो सल्फर डिटेक्टेड इन सेल्स, क्योंकि सल्फर तो सिर्फ बैक्टीरियोफाज की बॉडी में प्रेजेंट था। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या ट्रांसफर होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो यहाँ पर भी हमको सल्फर देखने को मिलता, लेकिन क्या यहाँ पर सल्फर देखने को मिला, नहीं, नो सल्फर बोला गया है ना। तो इसका मतलब प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि सल्फर किसके साथ बाइंड होता है, सल्फर ऑलवेज बाइंड्स विद प्रोटीन, सो प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे देखो ये जो रेडियो एक्टिव डीएनए था ये हमको लास्ट स्टेज तक भी देखने को मिला सेल के अंदर। सो फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन सेल्स, यहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस देखने को मिले, मतलब फॉस्फोरस किसके साथ बाइंड हुए थे, फॉस्फोरस बाइंड हुए थे डीएनए के साथ। तो अगर इधर पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस देखने को मिल रहा है मतलब डीएनए आया है, और डीएनए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में आया है, मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। एक चीज याद रखो, फॉस्फोरस ऑलवेज बाइंड्स विद डीएनए, सल्फर ऑलवेज बाइंड्स विद प्रोटीन। तो अगर फॉस्फोरस देखने को मिल रहा है आपको नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब डीएनए ट्रांसफर हुआ है। अगर सल्फर आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब प्रोटीन ट्रांसफर हुई है। पर इधर हमको साफ साफ बोला गया है नो सल्फर, मतलब प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुई, मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं। अब जो चीज जेनेटिक मटेरियल नहीं है वो कैसे ट्रांसफर होगी आगे। और यहाँ पर फॉस्फोरस देखने को मिला, फॉस्फोरस डीएनए के साथ चिपका हुआ था, तो मतलब डीएनए ट्रांसफर हुआ, मतलब डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो ये कंफर्म हो गया कि देयर वाज नो सल्फर इन द सेल एंड देयर वाज फॉस्फोरस इन द सेल। सो इट मीन्स फॉस्फोरस इज द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल बिकॉज फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन डीएनए।
और जो ये सुपरनेटेंट था, सुपरनेटेंट मतलब क्या होता है, ये जो सेल्स थे ना, ये जो ई कोलाई के सेल्स आपको मिले, तो इन सेल्स को आप ट्यूब के अंदर डाल के उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से शेक करते हो। तो जब ये ई कोलाई सेल्स को आप शेक करते हो तो इन सेल के अंदर का डीएनए बाहर आ जाता है, मतलब सेल्स का डीएनए ब्रेक हो जाता है। तो क्या देखने को मिलता है कि डीएनए नीचे नीचे सेटल हो गया है। हमको ये ट्यूब में क्या देखने को मिलेगा कि डीएनए वाला पार्ट नीचे सेटल हो गया है और ऊपर सिर्फ ये है, ऊपर सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट है। तो सुपरनेटेंट मतलब क्या होता है, अपर लेयर, और नीचे जो हैवी चीज़ है। तो डीएनए इज़ हैवी इसलिए वो नीचे सेटल हो गई, प्रोटीन इज़ लाइट इसलिए वो ऊपर रह गई। तो ऊपर हमको सल्फर देखने को मिला, सुपरनेटेंट में हमको क्या देखने को मिला, सल्फर देखने को मिला। तो इसका मतलब वो हल्की चीज़ है, मतलब वो प्रोटीन है, तो इसीलिए वो सुपरनेटेंट में देखने को मिल रही है। और जो हैवी चीज़ है, जो डीएनए है, वो हमको कहाँ देखने को मिल रही है, बेस में। सो इसका मतलब कि आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। ये इतना ध्यान में मत दो, सिर्फ इस पॉइंट को अच्छे से समझो कि नो सल्फर वॉज फाउंड इन सेल, सेल के अंदर सल्फर नहीं था, मतलब प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ, डीएनए ही ट्रांसफर हुआ। और इसीलिए डीएनए को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये देखो दूसरे केस में डीएनए दिखाई दे रहा है, मतलब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो इधर पे क्या बोला गया है, रेडियो एक्टिव फाजेस वर अलाउड टू इन्फेक्ट ई कोलाई। तो हमने क्या किया, पीछे हमने डायग्राम में क्या देखा कि हमने इन रेडियो एक्टिव फाजेस को, लेट मी जस्ट क्लियर दिस स्लाइड 1 सेकेंड। हाँ, हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमने इन रेडियो एक्टिव फाजेस को इन्फेक्शन करने के लिए छोड़ दिया ई कोलाई में, ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर हमने इनको अटैक करने छोड़ दिया। सो रेडियो एक्टिव फाजेस वर इन्फेक्टेड इन द ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रोन ऑन द मीडियम कंटेनिंग नॉर्मल फॉस्फोरस एंड नॉर्मल सल्फर। मतलब ये जो ई कोलाई ग्रो किए थे हमने, इन ई कोलाई को हमने नॉर्मल मीडियम में ग्रो किया था, जिनके पास नॉर्मल फॉस्फोरस एंड नॉर्मल सल्फर होगा। तो ई कोलाई बैक्टीरिया में कुछ भी रेडियो एक्टिव नहीं है, ई कोलाई बैक्टीरियम नॉर्मल है। अब अगर अचानक से इसमें कुछ चमकने लग जाए, मतलब बैक्टीरियोफाज से इसको कुछ मिला है, देखो ध्यान से सुनो, ई कोलाई बैक्टीरिया नॉर्मल मीडियम में ग्रो किया गया, मतलब उसके पास रेडियो एक्टिव मटेरियल कुछ भी नहीं है। अचानक से अगर हमको ई कोलाई में कुछ रेडियो एक्टिव देखने को मिल रहा है, मतलब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल कहाँ से आया, ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफाज से आया। जो बैक्टीरियोफाज हमने ऐड किया ई कोलाई में, इन्फेक्ट किया, उस बैक्टीरियोफाज ने अपना मटेरियल ई कोलाई को दे दिया। समझ में आई बात? सो यहाँ पर वही बताया गया है। ओके, देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड, मतलब जैसे जैसे, ये देखो जैसे जैसे बैक्टीरियोफाज ने अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर छोड़ना चालू किया, सो एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड द वायरल कोट्स वर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज। तो वायरस के बाहर का जो बॉडी है वो रिमूव कर दिया गया और अंदर सिर्फ क्या गया, बैक्टीरिया के डीएनए गया। क्या गया, बैक्टीरियोफाज का सिर्फ अंदर डीएनए गया। ओके, ऑल राइट। Bacteria which were infected by viruses with radioactive DNA were radioactive. क्या बोला मैंने, बैक्टीरिया विच वर इन्फेक्टेड बाय वायरसेस विथ रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव। जिन बैक्टीरिया को हमने रेडियोएक्टिव डीएनए के साथ इन्फेक्ट किया था, उन बैक्टीरिया के अंदर हमको क्या देखने को मिला, रेडियोएक्टिव डीएनए देखने को मिला। ये वाले बैक्टीरियोफाज का डीएनए नॉर्मल है, रेडियोएक्टिव नहीं है, तो इसमें नॉर्मल डीएनए देखने मिल रहा है। इस बैक्टीरियोफाज का डीएनए रेडियो एक्टिव है, इसीलिए इस बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए देखने को मिल रहा है। सो बैक्टीरिया विच वर इन्फेक्टेड विथ वायरसेस विथ रेडियो एक्टिव डीएनए, दे वर रेडियो एक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वॉज द जेनेटिक मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरसेस टू द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में कोई चीज़ रेडियो एक्टिव है, मतलब वो बैक्टीरियोफाज से आई है। और क्या रेडियो एक्टिव देखने को मिला, फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फोरस था डीएनए के पास, तो मतलब डीएनए ट्रांसफर हुआ, मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरिया विच वर इन्फेक्टेड बाय वायरसेस हैविंग रेडियोएक्टिव सल्फर वर नॉट रेडियोएक्टिव। तो ये वाले बैक्टीरिया जिनका बॉडी में रेडियोएक्टिव सल्फर प्रेजेंट था, इनके सेल में सल्फर देखने को नहीं मिला, मतलब सल्फर पास नहीं हुआ। सल्फर पास नहीं हुआ मतलब प्रोटीन पास नहीं हुई, क्योंकि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो प्रोटीन कैसे आगे जाएगी एक सेल से दूसरे सेल में। एक सेल से दूसरे सेल में वही चीज़ पास होती है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो। तो फॉस्फोरस पास हुआ बैक्टीरियोफाज से बैक्टीरिया के अंदर, मतलब वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है। सल्फर पास नहीं हुआ, मतलब उसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब फॉस्फोरस किसके साथ था, डीएनए के साथ। सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सल्फर किसके साथ था, प्रोटीन के साथ। इसका मतलब प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। ओके, ऑल राइट।
This indicates that proteins from the viruses did not enter the bacteria and therefore DNA is the genetic material that is passed from viruses to bacteria. So इसका मतलब ये जो लास्ट लाइन है ये प्रूव हो गई कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है. तो अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें, इन अदर वर्ड्स, समटाइम्स आफ्टर इन्फेक्शन रेडियो फॉर फॉस्फोरस एंड सल्फर वॉज टेस्टेड. मतलब कुछ टाइम के बाद जब इन्फेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया तो इन ई कोलाई सेल्स को टेस्ट किया गया कि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है या रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है. तो जब टेस्ट किया गया तो क्या देखा गया, ओनली रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वॉज फाउंड. सिर्फ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस देखने को मिला, सल्फर देखने को मिला ही नहीं, क्योंकि सल्फर तो प्रोटीन के साथ था और प्रोटीन आगे पास ही नहीं हुई. मतलब बैक्टीरियोफाज के पास ही प्रोटीन रह गई, क्योंकि प्रोटीन बैक्टीरियोफाज के आउटर लेयर में होती है और आउटर लेयर तो पहले ही बाहर भाग जाता है. आउटर लेयर बैक्टीरिया के अंदर जाता ही नहीं है. बैक्टीरियोफाज सिर्फ अपना डीएनए छोड़ता है बैक्टीरिया के अंदर. तो इससे ये प्रूव हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड हेंस इट वाज प्रूव्ड. समझ में आई बात. हर्शी एंड चेज ने कैसे एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया. तो हमने आज 2 सेशंस के 2 अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ा. यहाँ पर आपका डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल का टॉपिक कंप्लीट हो गया. हमने पहले एवरी मैकार्टी मैक्लॉयड एक्सपेरिमेंट के देखा, जिसमें ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन सबको बिलीव नहीं हुआ. तो हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफाजेस की मदद से प्रूव किया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जिसके बाद साइंटिस्ट को मानना ही पड़ा. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो. अब तक अगर आपने ये वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो. पढ़ते रहो, हम और जल्दी से जल्दी पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. हमने आपके लिए 3rd बैच स्टार्ट कर दिया है लाइव लेक्चर्स का. 2 सक्सेसफुल बैचेस खत्म होने वाले हैं. 3rd बैच 14 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उस बैच का रजिस्ट्रेशन डेट 11 जनवरी लास्ट डेट है. तो अब तक अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, अब तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करो. वहाँ पर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लो. एकदम लास्ट मोमेंट के लिए मत बैठो कि 14 तारीख को बैच चालू होगा तो 13 तारीख को रजिस्ट्रेशन करूंगा. मैं एंट्री नहीं लूंगी, मैं 11 तारीख को एंट्री बंद कर दूंगी. मेरे पास 10 बच्चे आएंगे तो मैं 10 बच्चों को ही पढ़ाऊंगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लेकिन मैं लेट एंट्री एक्सेप्ट नहीं करूंगी. मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ. तो जिनको लाइव लेक्चर ज्वाइन करना है, क्योंकि लाइव लेक्चर में मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा ये चैप्टर चल रहा है, तो पहले हम यूट्यूब पर ये चैप्टर्स खत्म करेंगे, बाद में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे. लेकिन जिनको जल्दी पोर्शन कंप्लीट करना है, लाइव लेक्चर ज्वाइन करो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ो, हम स्टार्ट करेंगे. और जल्दी से जल्दी प्लीज़ अपने आप को एनरोल करो, क्योंकि 11 जनवरी लास्ट डेट है. बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ, पढ़ते रहो, तबीयत का ध्यान रखो. थैंक यू, सी यू सून.